जय श्री राम, ओम साई राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल। जिंजर एक ऐसा क्रॉप है जो वेल ड्रेन सॉइल जहां पे है, वेल ड्रेन सॉइल जहां पे है और जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, उस एरिया का एक क्रॉप है। ये क्रॉप मिट्टी के अंदर रहता है, इसीलिए मिट्टी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है, ये खरीफ सीजन का क्रॉप है। पानी की इसको रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है क्योंकि बारिश होती है, लेकिन बारिश का पानी अगर ज्यादा होगा तो इसको तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने बोला कि मिट्टी आपकी वेल ड्रेन चाहिए। और जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पे ये क्रॉप अच्छा ग्रो करता है। इसको शेड लविंग प्लांट भी बोलते हैं, मतलब जहां पे आधी धूप आधा छाव रहेगा, ऐसे एरिया में ये क्रॉप बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये क्यों मैंने बोला? हर एक किसान जिंजर की खेती नहीं कर सकता, ये यहां से आपको लेना है। हर एक किसान जिंजर की खेती नहीं कर सकता। मतलब बीटी गोरे एक किसान है और बीटी गोरे के फार्म पे अगर आप आए होंगे तो जहां पे अपना इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट आधे फीट पे 30% तक मिलेगा। जैसे आप 1000 फीट साउथ के तरफ जाओगे तो वही कैल्शियम कार्बोनेट आपको 3 फीट पे मिलेगा। और 1000 फीट अगर आप साउथ पे जाएंगे, वहां से छोटा सा नाला है, वहां पे आपको ब्लैक मिट्टी मिलेगी। उस ब्लैक मिट्टी में जिंजर नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश के सीजन में वो जो ओढ़ा है, नाला है, उसमें पानी आता है और ज्यादा बारिश अगर आएगी तो वो जो खेत है वो पानी में भरा रहता है। जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल आधे 1 फीट पे है, वहां पे भी जिंजर की खेती नहीं होगी, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा येलो कलर का वो हो जाएगा, फेरस की डिफिशियंसी आएगी। जैसे ही इसी से जड़ निकलेंगे लगाने के बाद, वो कैल्शियम अगर वहां पे है तो वो जड़ को बर्न कर देगा और आपके क्रॉप का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। कितना भी फर्टिलाइजर आप डालिए, कितना भी अच्छा पानी दे दीजिए, कितने ही बढ़िया क्वालिटी की ड्रिप सिस्टम आप लगवा दीजिए, लेकिन वहां पे आप नहीं कर सकते। जहां जहां आपके यहां पे शुगर केन होता है और शुगर केन पूरा येलो कलर का हो जाता है, फेरस की डिफिशियंसी आती है। सोयाबीन अगर आप करते हो और सोयाबीन के पत्ते बिल्कुल निकलने वाले पीले कलर के निकलेंगे, ऐसा अगर आपका खेत है तो आपको वहां पे जिंजर की खेती नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी में रहने वाला है, मिट्टी में बढ़ने वाला है और मिट्टी से आपको 10 टन 12 टन 15 टन यील्ड लेना है। मैं मई में या जून में प्लांटेशन करके फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग की बात करता हूं। इसको आप रटून भी रख सकते हैं तो उसमें यील्ड आपका बढ़ेगा। लेकिन मैं 9-10 महीने की बात करता हूं कि 9-10 महीने में अगर आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो 8-9 महीने में तो आपको 10-12-15 टन तक एवरेज इसका मिलेगा। 10 टन से अगर इसका एवरेज आप कम लेते हो तो ये प्रॉफिटेबल खेती नहीं है। 15 टन अगर आपका आएगा, मई एंड में प्लांटेशन करके आपको 15 टन तक एवरेज आएगा। ये अच्छा मुनाफा देने वाला क्रॉप है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये क्रॉप 2 सीजन आपके खेत में रहेगा, खरीफ एंड रबी 2 सीजन आपके खेत में रहेगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, मतलब 9 महीने
आपके खेत में रहेगा। समर में अगर आपके पास पानी कम है तो भी इसको चलेगा, क्योंकि उससे पहले इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। और ज्यादातर भारतवर्ष में जहां पे भी बारिश होती है, वर्षा होती है, वहां ये क्रॉप अच्छा आ सकता है। समर में अगर आपके पास पानी नहीं भी रहा, उससे पहले हार्वेस्टिंग हो जाएगा। मतलब खरीफ में हाई ह्यूमिडिटी और ठंड में आपके यहां पे ये क्रॉप रहेगा, जहां पे ठंड रहेगी। लेकिन राजस्थान की ड्राई ठंड इसको नहीं चलेगी। ये क्रॉप मैसूर का है, जहां पे ठंड भी नहीं है और जहां पे ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसे एरिया में ये क्रॉप बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो आपको तय करना है कि क्या मुझे इसकी खेती करना चाहिए या नहीं, मुझे इसकी खेती करना चाहिए या नहीं। क्लियर? मैंने क्लाइमेट भी बोला, मैंने मिट्टी भी बोली, जो पेन पॉइंट है इस फसल के वो भी मैंने आपको बोल दिए हैं। तो अभी ये पहला वेबिनार है। इसके बाद हर महीने अपन वेबिनार लेंगे। आज के वेबिनार में सिर्फ लैंड प्रिपरेशन, ड्रिप इंस्टॉलेशन, सीड ट्रीटमेंट, इसको किस में डुबोना है, कैसे लगाना है, क्या बेसल डोज डालना है, कैसे डालना है, यहां तक की बात करेंगे। एक साथ में सब कुछ नहीं दूंगा। और जो लास्ट ईयर अलग अलग ट्रायल्स इस फसल में अपने यहां पे हुए थे, वही आपको इस साल बताऊंगा। इस साल जो भी ट्रायल होंगे उसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर बताऊंगा, क्योंकि ट्रायल करना फार्म डीएसएस का काम है। और जिंजर क्रॉप एक मेडिसिनल बोलो या मसाला जिसे अपन बनाते हैं उसका है। और इसको आप ड्राई भी कर सकते हो, इसकी पाउडर भी बना सकते हो, चाय में भी इसकी पाउडर चलती है। तो ये एक्सपोर्ट होने वाला क्रॉप है, इसीलिए इसको रेट मिलेंगे। और जिंजर में समस्या बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है। और जहां जिंजर का हब था, उस एरिया में जिंजर की खेती अभी नहीं होती है, इतना ज्यादा विल्ट आता है। तो नए एरिया एक्सप्लोर हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला, हर एक किसान जिंजर की खेती नहीं कर सकता। बीटी गोरे के खेत में ही बीटी गोरे यहां से वहां तक जिंजर की खेती नहीं कर सकता। जहां पे अच्छी मिट्टी है, कैसी मिट्टी, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये है जिंजर का प्लॉट जो लास्ट ईयर मेरा था। और यही टॉपिक आज अपन देखेंगे 5 टॉपिक के ऊपर। एक तो ये फसल का जो परिचय था वो मैंने आपको दे दिया, मिट्टी, पानी और क्लाइमेट कैसे चाहिए, जमीन कैसे तैयार करना है, बेसल डोज क्या डालना है और प्लांटेशन क्या करना है। ये जो मेरे यहाँ पे है महिम वैरायटी है। ये कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, ज्यादा तीखी वैरायटी है। ज्यादा तीखी कैसे आपको समझना है, जैसे आपने इसको ले लिया, ऐसे इसको कट कर दिया, तो इसको आपको ऐसे अगर लगाएंगे तो आपको लगना चाहिए कि मैं मिर्च जो है ना अपनी चिली उसको टच कर रहा हूं। इतना उसके अंदर तीखापन होना चाहिए, तब जाके आपको रेट भी मिलते हैं। जो मार्केट में गया होगा वो लोग यही टेस्ट करते हैं। ये डिजीज के लिए अच्छी टॉलरेंट वैरायटी है। इसके ऊपर बहुत कम डिजीज आते हैं, पर्टिकुलरली विल्ट। बहुत सारे लोगों ने साउथ में जो होती है वो महाराष्ट्र में लाई,
बड़ा उसका कंद जो होता है ये बड़ा होता है, यील्ड भी उसका ज्यादा है, लेकिन वो लाल कलर की मिट्टी है, उधर की वैरायटी है। ये मुरुम वाली, कैल्शियम वाली ब्लैक मिट्टी में वो नहीं आएगी, विल्ट उसके अंदर सबसे ज्यादा आता है। और अपने यहाँ पे पर्टिकुलरली सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा सा ईस्ट में, ये महिम जो वैरायटी ये अच्छी तरह से चलती है। अभी इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी का पीएच 6 से लेके 7.5, ज्यादा अल्कलाइन सॉइल नहीं चलती है, ज्यादा एसिडिक सॉइल नहीं चलती है। 6 से लेके 7.5 ये जो पीएच होता है उसमें सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मिट्टी है ये लूज होती है। ज्यादा एसिडिक सॉइल अगर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट, ज्यादा अल्कलाइन सॉइल अगर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाती है, पानी देने के बाद लूज हो जाती है, पानी खत्म करने के बाद कॉम्पैक्ट हो जाती है। ऐसी मिट्टी इसको नहीं चलेगी, क्योंकि ये मिट्टी में रहने वाला क्रॉप है। उसका पूरा डेवलपमेंट, उसका पूरा ग्रोथ मिट्टी के अंदर होने वाला है। जितनी मिट्टी लूज उतना अच्छा, उतना अच्छा। और आपको मिट्टी की डेप्थ तो होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी मिट्टी 1.5 फीट तक डेप्थ वाली चाहिए। क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे समतल जमीन पे, उसके बाद आपको जो छोटा रोटावेटर, पावर टिलर जिसे बोलते हैं, वो चला के मिट्टी इसके ऊपर डालना है। ये अगर ऐसा आपने लगा दिया यहां पे, इसकी ग्रोथ ऐसी और ऐसी होती है। अच्छी तरह से सुन लीजिए, इसकी आगे जब मैं बोलूंगा 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको पावर टिलर चला के इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, तब आपका यील्ड बढ़ेगा। आपको जिंजर की डेवलपमेंट नीचे कभी भी नहीं मिलेगी। ये अगर आपने ऐसा लगा दिया है तो इसका यील्ड ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी मिट्टी में पानी पकड़ने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है, मैं पहले ही बेड बना देता हूं और बेड के ऊपर इसको लगाऊंगा। और इसके ऊपर अगर आपने मिट्टी वापस नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पावर टिलर जो चलता है वो मिट्टी फेंकता है। पहले अगर बेड अपने ऊपर कर दिया तो वो मिट्टी वहां तक नहीं फेंकेगा, तो ऊपर मिट्टी नहीं आएगी। छोटे कुछ जो प्रैक्टिसेस में आपको बदलाव करना है, इसी से मैं बात कर रहा हूं अभी। तो ये जो है ये लगा दिया, इसके ऊपर जितनी मिट्टी आप डालोगे उतना आपका यील्ड ज्यादा आएगा। और 2 रो के बीच में नाली बनेगी, कितना भी बारिश अगर होगा तो वहां से पानी आपका निकल जाएगा। और आपका जिंजर मिट्टी से ऊपर, जो आपकी मिट्टी अभी नीचे गई है वहां पे, क्योंकि वहां की मिट्टी आपने इधर डाली है, तो वो पानी सीधा निकल जाएगा और जिंजर की ग्रोथ है ये ऊपर से ऊपर होती रहेगी। ये यील्ड देने वाले, देखिए फर्टिलाइजर अपन डालेंगे, पानी अपन अच्छा देंगे, डिजीज मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, अगर यही गलती हो गई तो वो जो कॉस्ट अपन पे करेंगे उसी से आरओआई आपको कम आएगा। और फिर इसका ऊपर फुलेज होता है, नीचे ये ग्रो करता है, और न्यूट्रिएंट देना है मिट्टी के अंदर। इसीलिए जहां पे इसकी ग्रोथ होती है वहां पे आप ज्यादा केमिकल नहीं डाल सकते, लेकिन जो फुलेज उसका है उसको खाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। मतलब हर पानी के साथ में हमें वाटर सोल्यूबल देना है, बल्क फर्टिलाइजर ना के बराबर डालना है। डीएपी जैसे बाद में जब मिट्टी चढ़ाएंगे उसमें ऑर्गेनिक अपन डालेंगे। मैं 3 अलग अलग प्रोडक्ट आज रिकमेंड करूंगा। पहला, प्लांटेशन के टाइम तीनों में से एक ले लीजिए। पहला जब आप अर्थिंग अप करेंगे, मिट्टी लगाएंगे, उस टाइम और एक ले लीजिए।
और लास्ट वाला जब अर्थिंग अप करेंगे उस टाइम एक ले लीजिए। ये ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ग्रो करेगा, माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ाएगा, मिट्टी को लूज करेगा, मिट्टी को लूज करेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। उसके बाद जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इस फसल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये ग्रोथ अच्छा नहीं करने देता। अकेला कैल्शियम एक न्यूट्रिएंट है, वो 8 न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवा करवा नहीं देता। 8 न्यूट्रिएंट को वो अवेलेबल होने नहीं देता। अगर 8 न्यूट्रिएंट की कमी आ गई तो ये फूलियज आपका अच्छा नहीं होगा, और ये फूलियज अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो नीचे जो बल्ब है, नीचे जो कंद है, ये आपका ग्रोथ नहीं करेगा। जितना टिलरिंग ज्यादा आएगा उतना ये आगे आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, और लास्ट में इस प्रकार से उसका शेप होके आप उसको हार्वेस्ट करेंगे। इसलिए मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी मतलब ऐसे मिट्टी चाहिए, ऐसे मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि मिट्टी आपकी ऐसी है, ये करना है आपको, वो हिसाब से आपको मिट्टी को तैयार रखना है। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बारिश। कोंकण जैसा एरिया है जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे भी ये चलेगा, लेकिन मैंने पहले बोला वेल ड्रेन सॉइल, कितना भी पानी पड़ने दीजिए, कंटिन्यूअस बारिश भी होगी तो इसको अच्छा रहेगा। शैडो लविंग प्लांट मैंने बोला है, इसको ज्यादा धूप नहीं चलती है। सबसे ज्यादा बीमारी इसको जब अक्टूबर की हीट आती है उस टाइम सबसे ज्यादा बीमारी आती है। तो ये जो क्रॉप है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, 70% अगर ह्यूमिडिटी है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है, टिलरिंग बहुत अच्छी आती है, यील्ड आपको अच्छा आएगा। जहां पे पर्टिकुलरली राजस्थान से भी एक किसान थे, बहुत कम बारिश होती है, ऐसे एरिया में ये फसल थोड़ी सी, क्योंकि ड्राई कंडीशन इसको नहीं चलती, क्लाउडी वेदर इसको अच्छा लगता है। तो जहां पे ज्यादा पीएच वाली मिट्टी है, जहां पे बारिश कम है, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, ऐसे एरिया में ये फसल नहीं होती है। पानी इसको बहुत कम लगता है क्योंकि बारिश के सीजन का फसल है, लेकिन बारिश ठंड जब चालू होगी तब आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए, फरवरी मार्च तक, जब आप हार्वेस्टिंग इसका कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला वेल्ड्रेन सॉइल जहां पे, वहां पे इस्तेमाल करिए, वहां पे आपका पानी कम टीडीएस वाला होता है। ज्यादा टीडीएस वाला पानी जिंजर में नहीं चलता है, क्योंकि टीडीएस मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। टीडीएस मतलब पानी में सॉल्ट घुले हुए हैं और ये जमीन के अंदर बन रहा है, तो ये सॉल्ट जाके यहां पे डिपॉजिट होंगे और इसको तकलीफ देंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जमीन कैसे तैयार करना है, पहले डीप प्लॉइंग करना है, 2 बार, 2 बार डीप प्लॉइंग मतलब हल चलाना है, पल्टी प्लाउ जो होता है, और समर में आपको इसको करना है। एक बार कर दिया, अच्छी तरह से जमीन तप गई, वापस दोबारा करना है, पलटी देके वापस उसको तपना है। जितनी मिट्टी आपकी तपी हुई रहेगी उतना आपका यील्ड बढ़ेगा। जितनी आपकी मिट्टी तपी हुई रहेगी उतना आपका यील्ड बढ़ेगा। अभी आप बोलेंगे वेबिनार पहले क्यों नहीं लिया, अगर मार्च में वेबिनार करता था तो अभी जितने लोग आए उतने भी लोग नहीं आते, क्योंकि अपने को जब तैयारी करनी है। अभी भी मैं बोलता हूं कि ग्रुप के अंदर लोग मुझे डालेंगे, मुझे भी जिंजर की खेती करना है, मुझे सीड्स कहां मिलेगा,
जो कि उसको मिनिमम 1 महीने का भट्टी लगाना पड़ता है, तब जाके ऐसे उसको स्प्राउटिंग आ जाती है। फिर लगाने के बाद आपको डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी और आपको अच्छा टिलरिंग आएगा। ये भी पता नहीं है। तो अच्छी तपी हुई मिट्टी चाहिए। अभी भी आपके पास आज की तारीख है 8 और आपके पास मैक्सिमम 20 डेज है। आज अगर हल करके वापस आप मिट्टी को पलटी करके तब पेगी तो आपका यील्ड बढ़ेगा। और दूसरा, जितना भी मुझे पता है, जितनी मिट्टी एक्सपोज टू सनलाइट करेंगे टेम्परेचर में, उतना ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा। लेकिन इसकी जरूरत है तपी हुई मिट्टी, क्योंकि जब मिट्टी तपती है ऑर्गेनिक कार्बन अपन डालेंगे, लेकिन ये है आपका जिंजर मिट्टी में विल्ट आता है, सड़ता है, उसके अंदर अगर कोई पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है तो इसीलिए उसको अच्छी तरह से अपने को तपना है। सनलाइट ज्यादा आएगा, टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो कोई भी जिंदा वहीं पे नहीं रहेगा। क्लियर? एक बार अभी आप लोग प्लांटेशन करना है, रोटावेटर चलाना है, रोटावेटर चलाना है। और रोटावेटर चलाने के बाद ये आपको दिख रहा है 3 नंबर के फोटो में, आगे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। इसी से चला के यह है आपका 4.5 फीट दूरी, 4.5 फीट, और ये दूरी है 1 फीट। मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये दूरी है 1 फीट। जिंजर हमें यहां पे लगाना है, यहां पे, यहां पे। मिट्टी समतल है, कोई बेड नहीं बनाया, सिर्फ मार्किंग कर रहा है ये ट्रैक्टर। देख लीजिए, यहां पे आपका आएगा जिंजर, ये और ये बनेगी आपकी नाली, और मिट्टी ऊपर चल जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। क्लियर? तो अभी रोटावेटर करवा दिया आपने। रोटावेटर करने के बाद, रोटावेटर करने के बाद आपको बेसल डोज देना है। वापस मैं बोलता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर कम डालना है, ऑर्गेनिक ज्यादा डालना है। अभी इसमें गायत्री संजीवनी कंपोस्ट अभी आपके पास नहीं होगा, लेकिन गायत्री संजीवनी कंपोस्ट करने की आदत आप डालिए, आदत आप डालिए। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसमें मैं टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि गायत्री संजीवनी कंपोस्ट का वीडियो जो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे है उसका लिंक डाले, ताकि आप देख लीजिए। और हर साल जितना आपके खेत में गायत्री संजीवनी कंपोस्ट चाहिए उतना आप डाल दीजिए। 7 महीने का प्रोसेस है। उसके अंदर गोबर खाद होता है, मिंगनी खाद होता है, मुर्गी का खाद होता है, प्रेसमड होता है, ऐश होता है और बोन मील होता है। ये पूरा डिकम्पोज करते हैं अपन 7 महीने, उसका पूरा विधि है, वो आपको ग्रुप के ऊपर वीडियो आएगा, उसमें आप देख लेना। ये अगर आप डालोगे मुर्गी का खाद या कोई भी बर्ड, सबसे अच्छा तो बैट जो आती है, चमकाधड़, वटवागुळ मराठी में जिसको बोलते हैं, तो ये जो है इसकी जो विष्ठा होती है, ये सबसे अच्छा निमेटिसाइड है, सबसे अच्छा निमेटिसाइड। तो मुर्गी अपने को मिलती है, उसकी विष्ठा अगर अपन अच्छी तरह से डिकम्पोज करके डालेंगे गोबर खाद में, तो निमेटोड इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जिंजर में निमेटोड सबसे बड़ी समस्या है, तो वो निमेटोड वहीं पे नहीं आएगा। तो गायत्री संजीवनी कंपोस्ट मिनिमम 10 टन डालना है। एक चीज यहां पे थोड़ा सा क्लियर करता हूं, आरओआई के हिसाब से मैं कितना खर्चा कर रहा हूं और मुझे कितना यील्ड आ रहा है। वापस बोलता हूं, ये मिट्टी में आने वाला फसल है। मिट्टी लूज होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, हवा अंदर जाना चाहिए, माइक्रोबायल ग्रोथ अच्छी तरह से होना चाहिए, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, निमेटोड वहीं पे नहीं आना चाहिए,
जिंजर निकालने के बाद केचुए दिखने चाहिए, तब जाके इसमें विल्ट नहीं आएगा और आप 15 टन तक यील्ड ले सकते हैं। अभी आप बोलेंगे गायत्री संजीवनी कंपोस्ट अगर मैं 25-30 हजार रुपए का डालूंगा, उसके बाद माइक्रोबायल एनपीके जो होते हैं, जैसे कि यहां पे जय बायो एनपीके किट 10 किलो का आता है एक बकेट, वो अगर आपको डालना है। बोन स्ट्रॉन्ग, अगर गायत्री संजीवनी कंपोस्ट में आपने बोन मिल नहीं डाला है तो जमीन में माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छी करने के लिए बोन मिल चाहिए। बोन स्ट्रॉन्ग करके एक प्रोडक्ट आता है जो अर्गोस्ट्रॉन्ग नाम की नीम करंज एरंड महुआ अपन लेते हैं विजय एग्रो इंडस्ट्रीज उस कंपनी का, तो वो आपको डालना पड़ेगा ताकि माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छी बनेगी। उसके बाद कंपोस्ट में मैंने बोला था पहले ही आपको 3 आपको मैं प्रोडक्ट बताऊंगा। 33 कोटी मतलब 33 कोटी गाय का जो गोबर है उसी से बना हुआ माइक्रोबायल एक्टिविटी करके एक कंपोस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनी है कैनबायोसिस, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इनके पास जो आगे जब मैं फर्टिगेशन शेड्यूल आपको दूंगा तो हाई इफिशियंसी वाले वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स भी है, रोफा सीरीज जो है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कैसे देना, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बेसल डोज में अगर आपको डालना है तो आपने 33 कोटी ये एक प्रोडक्ट डाल दिया। फर्स्ट आपका जो अर्थिंग अप होगा उस टाइम आप ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल 200 किलो डालिए, और उसके बाद का जो आपका अर्थिंग अप होगा उसमें आप अर्गो स्ट्रॉन्ग करके है वो डाल दीजिए। देखिए, हमें सॉइल का कंडीशन और माइक्रोबायल एक्टिविटी दोनों को मेंटेन रखना है, तब जाके इसका ग्रोथ होगा, तब जाके अंदर बल्ब आपका अच्छा बनेगा। ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है। एक में गोबर है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया हुआ सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जाएगा 33 कोटी से। ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल से आपको बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी क्योंकि इसके अंदर 13 अलग अलग केक है और उसको डिकम्पोज करके आपको मिला है, उसको 200 किलो आपको डालना है। और तीसरा अर्गो स्ट्रॉन्ग जिसमें नीम, करंज, एरंड और महुआ इसका मिक्सचर है। इसमें भी बायोडाइवर्सिटी मिक्स होगी लेकिन ये डिकम्पोज्ड नहीं है। तो ये आप पहला कोई भी तीनों में से एक लीजिए, सेकंड जो पहला हुआ है बाकी जो 2 बचे उसमें से एक ले लीजिए, और थर्ड जो बचा हुआ है उसको आपको डालना है। क्लियर हुआ? सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो लेकिन तीनों आपको इस्तेमाल करना है। अभी कॉस्ट है बेसल डोज गायत्री संजीवनी कंपोस्ट भी देना है, एनपीके किट भी डालना है। अगर गायत्री संजीवनी कंपोस्ट नहीं डाला है, सिर्फ गोबर खाद डाल रहे तो बोन स्ट्रॉन्ग भी देना है, और ये कंपोस्ट भी आपको अलग अलग डालने हैं। ये क्रॉप की जरूरत नहीं है, वो क्रॉप जहां पे रहता है वो मिट्टी की जरूरत है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मुझे एक फसल है उसमें 2 बैग यूरिया डालना है क्योंकि वो फसल की नीड 46% नाइट्रोजन की है। 100 केजी मैं जब दूंगा तो उसको वो मिलेगा। आज मुझे यूरिया की बैग 300 रुपीज में मिल रही है तो मैं 600 रुपया खर्चा करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाल लिया और वही बैग 3000 रुपए का अगर होगा तो मेरे फसल की रिक्वायरमेंट वही है। मुझे 6000 रुपए खर्चा करके वो 46% नाइट्रोजन देना पड़ेगा।
समझ में आया मुझे क्या बोलना है? आप गोबर खाद परचेस कर रहे हो, ये प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो क्योंकि आपके मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हुआ है, और मिट्टी के अंदर जब तक सॉइल फूड वेब अच्छी नहीं है तब तक आप ये फसल नहीं ले सकते। सॉइल फूड वेब क्या है? अगर आपके मिट्टी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहेगा तो ही बेनिफिशियल फंगस ग्रोथ करेगा। ट्राइकोडर्मा, पैसिलोमाइसेस, वर्टिसिलियम, ये बेनिफिशियल फंगस है। इसको ग्रो करने के लिए आपके मिट्टी में सुडोमोनस चाहिए, बैसिलस चाहिए, ये बैक्टीरिया है। पीएसबी चाहिए, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया चाहिए, अजोटोबैक्टर चाहिए। ये बैक्टीरिया अगर रहेंगे तो ही आपके मिट्टी में फंगस आएगी। फंगस अगर आपकी मिट्टी में है तो प्रोटोजुआ आएंगे। प्रोटोजुआ अगर आपके मिट्टी में है तो बेनिफिशियल निमेटोड आएंगे, जैसे ईपीएन होते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड, इंसेक्ट को मारने वाले। ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियल निमेटोड्स वहीं पे आएंगे, और अगर वहां पे बेनिफिशियल निमेटोड है तभी जाके आपके यहां पे केचुए आएंगे। अगर केचुए दिख गए तो आपकी मिट्टी अच्छी है। इसलिए मैंने बोला ये जब जब आप नीचे खोदेंगे और देखेंगे ग्रोथ कैसी है, उस टाइम आपको केचुए दिखने चाहिए, मतलब आपका क्रॉप विल्ट भी नहीं आएगा, मतलब मरेगा भी नहीं, और अच्छी तरह से ग्रो करेगा, अच्छी तरह से ग्रो करेगा। क्लियर? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जहां पे विल्ट आया हुआ जिंजर निकाल लेता हूं वहां पे मुझे केचुए दिखते हैं। वो केचुए जब डिकेइंग चालू हुई थी, सड़ना चालू हुआ था, जहां पे माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ती है, बेनिफिशियल हार्मफुल, वहां पे आपको बाद में केचुए दिखेंगे। लेकिन मैं बोलता हूं प्लांटेशन जब आप करोगे उसके बाद तुरंत आपके यहाँ पे ये माइक्रोबायल एक्टिविटी दिखनी चाहिए। तो ये नीड है, बेसल डोज डालना ये नीड है। गायत्री संजीवनी कंपोस्ट मैंने 10 टन मिनिमम बोला है, मैं 20 टन डालता हूं। जितना ज्यादा गोबर खाद गायत्री संजीवनी कंपोस्ट आप डालोगे उतना ये फसल ज्यादा आएगा। सिर्फ ये गलती मत करना कि गोबर खाद आपने उठा लिया, गरम ही गरम जाके डाल दिया, आपके यहां पे गारंटेड विल्ट आएगा, गारंटेड विल्ट आएगा। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं दूसरे कंपोस्ट का ऑप्शन दे दूंगा, नंबर भी वहीं पे शेयर करूंगा, गुजरात से आपको मिलेगा, वो बिल्कुल डिकम्पोज। 1 टन आप वो डालिए, जो 10 टन डालने वाले उसी कॉस्ट में 1 टन आपका आएगा, वो डाल दीजिए। लेकिन कच्चा गोबर मत डालिए, विल्ट डेफिनेटली आएगा, विल्ट डेफिनेटली आएगा। इसीलिए तो ये रहा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल क्या डालना है। उसके बाद एनपीके एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये जो आपके 6 न्यूट्रिएंट है, वो 6 न्यूट्रिएंट डीएपी 18-18-46-0 नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, और पॉलीसल्फेट, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा एक पॉलीसल्फेट 50 किलो और डीएपी 100 किलो। पॉलीसल्फेट की 2 बैग 25 किलो की बैग आती है, 2 बैग, और डीएपी की 2 बैग 50 किलो की बैग आती है, तो वो 2 बैग ऐसे आपको डालना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट 100% नहीं डालना है, क्योंकि आगे अवेना न्यूट्रीमिक्स हमें तैयार करना है, और अवेना न्यूट्रीमिक्स हर पानी के साथ में इसको मिलेगा, जिसमें 7 न्यूट्रिएंट जाएगा। कंटिन्यूस मैग्नीशियम जाएगा तो पौधा हरा भरा रहेगा, सल्फर जाएगा तो मिट्टी लूज होती रहेगी, और नाइट्रोजन, पोटैश, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम ये
5 न्यूट्रिएंट कंटिन्यूस अवेलेबल होंगे। हर हफ्ते हम अवेना न्यूट्रीमिक्स 10 लीटर देने वाले हैं। उसके बाद जिंक, फेरस, कॉपर, बोरॉन और मैंगनीज, ये 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट हर हफ्ते ये फसल में जाएगा। पत्ता बिल्कुल मोटा रहेगा, ठीक रहेगा, लंबा रहेगा और डार्क ग्रीन कलर का रहेगा। ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा टिलरिंग, और ज्यादा टिलरिंग आएगी तो ये ऐसे भी और ऐसे भी आपके यहां पे अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो उसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट वेबिनार में बोलूंगा, अभी डालना नहीं है क्योंकि अभी अपन लैंड प्रिपरेशन बेसल डोज की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैंने इसीलिए बोला कि कोई अगर आके इस डीएपी के साथ में या पॉलीसल्फेट के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स करके डालेगा, वहीं पे गेम फेल हो गई। क्योंकि वो डीएपी और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जिंक एक साथ में आके जिंक फॉस्फेट बनाएगा, मिट्टी कॉम्पैक्ट करेगा, कीचड़ कीचड़ बनेगी, हवा अंदर नहीं जाएगा और बाद में कितना भी अपन ने खर्चा किया तो भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को, डीलर्स को भी ये पता नहीं है। सिर्फ एक सभी न्यूट्रिएंट जाना चाहिए, इसीलिए वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड करके देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, डीएपी रहे, 10-26-26 रहे, 12-32-16 रहे, ग्लास में ले लेना, पानी में उसको घोल लेना और कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास होगा उसको उसके अंदर डाल दीजिए। दही बन जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, प्रिसिपिटेट आ जाता है। तो यह गलती आपको नहीं करना है। अपन अवेना न्यूट्रीमिक्स से पूरा का पूरा एक टैंक बनाएंगे, उसका विधि, उसका लगे तो एक 52 मिनट का वीडियो का लिंक भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं डालूंगा। लास्ट में मैं आपको लिंक देने वाला हूं, मीटिंग खत्म करने से पहले वो लिंक से आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है जिसके अंदर मैं रहूंगा और मैं जो भी प्रश्न आपका रहेगा, कोई भी सिली प्रश्न, छोटा प्रश्न भी उसके अंदर डाल देना, मेरी टीम और मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। जो अभी 10-10 साल के अपने किसान है वो भी आपको उसी में अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। झगड़ा कोई करेगा नहीं, अगर झगड़ा करेगा मैं निकाल दूंगा, मैं एडमिन हूं ग्रुप का, ठीक है ना। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ये वहीं पे अपन किसानी कर रहे, अपन सब बड़े हैं। तो पता चला कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डालेगा। जो नहीं करना है नहीं करना है, नहीं तो मैंने बोला भी जाके ग्लास में पहले मिक्स करिए। जो बोल रहा है कि डालो करके, तो उसको बोलना ये कैसे, ये तो पानी में घुला हुआ ही मेरा पौधा पिएगा, ये जो प्रिसिपिटेट आया है, ये जो दही बना हुआ है, ये चबा के खाएगा क्या, पूछ लेना। तो नहीं करना है। ये मिट्टी में बढ़ने वाला फसल है, इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से सात्विक पानी देना है, बिल्कुल मीठा पानी देना है, न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पिलाना है ताकि इसके अंदर जाके वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। क्लियर बेसल डोज के बारे में। अभी ये बेसल डोज आपने पूरे खेत में डाल दिया, देख लीजिए पूरा डाल दिया। बाद में रोटावेटर चलाना है, मिक्स करना है मिट्टी में। ये सभी ग्रेन्युल्स आपकी मिट्टी में मिक्स होना चाहिए 4 इंच तक, तब जाके जैसे जैसे इसके रूट बढ़ेंगे तो उसको एक एक दाना मिलेगा और वो दाने के न्यूट्रिएंट उसके पानी में आके उसको मिल जाएगा। एक साथ में मैं नहीं डालना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये जो अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये जिंजर रख रहे, इसी में केमिकल डाल देते हैं और वहां पे ही लगा देते। नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि ये जड़ जब निकलेगा तो वहां पे उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट का नहीं होना चाहिए, इसीलिए पूरा फेंक देना। एक रोटावेटर की कॉस्ट तो मैं आपकी बढ़ा रहा हूं 2000 रुपए, लेकिन पूरे मिट्टी में वो मिक्स होगा और जैसे जैसे जड़, इतना हेवी रूट रहते इसका, इतना ज्यादा, बहुत ही खाता है ये क्रॉप। तो जहां पे भी ये न्यूट्रिएंट है वहां से वो खींच लेगा, ठीक है ना। तो ये अपने को मिक्स करना है। अभी ये आपके इधर बना के ले लीजिए, मिलेगा, कहां पे भी मिलेगा या किसी के पास तो भी होगा। यहां पे नाली करने की छोटी सी नाली, इसको जो फन होते हैं वो भी नहीं लगाना है, मतलब रेजर के लिए जो होते हैं वो भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मार्किंग करना है, देख लीजिए। और ये भी जो है इसको भी सिर्फ मार्किंग के लिए
एरो है, नीचे एरो है, ठीक है। ग्रुप के अंदर इसका फोटो जो मेरे पास है वो फोटो मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसे बना लेना और फिर मार्किंग हो गई। ये 4.5 फीट रहेगा आपका और ये रहेगा 1 फीट, यहीं पे दिखा दिया। यहां पे आपका जिंजर लगेगा, देख लीजिए। ये अभी एक चीज मेरे को बतानी थी, मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए अभी बता देता हूं। कब प्लांटेशन करना है? 10 मई को अगर प्लांटेशन करोगे, माइक्रो स्प्रिंकलर अगर चला के अच्छी तरह से नमी अगर रखेंगे, या कुछ भी मटेरियल आपके पास है, तो जब तक टेम्परेचर कम नहीं होता तब तक अगर मल्चिंग करके रखेंगे, मल्चिंग करके रखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा यील्ड आएगा। 10 मई को अगर बारिश नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, दोपहर में आपको फवारे चलाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मल्चिंग करना पड़ेगा, यील्ड बढ़ेगा, आरओआई मिलेगा। पहला। 20 मई को आपके यहां पे थोड़ा बहुत बादल आता है, तब अगर आपने लगवा दिया तो आपको 10 मई से यील्ड कम आएगा। 30 मई को अगर लगवा दिया, सेम प्रैक्टिस है, सेम मिट्टी है, सेम फर्टिलाइजर डोज है, सेम स्प्रे है, सेम पीजीआर का एप्लीकेशन है, सब कुछ है, लेकिन प्लांटेशन का टाइम 10 मई हाईएस्ट यील्ड, 20 मई उससे कम, 30 मई उससे कम, 10 जून उससे कम। उसके बाद लगाओ मत, उसके बाद लगाओ मत। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको यील्ड लेना है तो उसका प्लांटेशन जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्लांटेशन जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश आने के बाद अगर इस फसल का आप प्लांटेशन करोगे, आपको यील्ड कम आएगा। और जब आपके यहां पे बारिश आती है पहले, और उससे पहले ये जो अभी आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये निकल के अगर मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं, तो मैं बोलता हूं आपका यील्ड सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा टिलरिंग होगा, सबसे ज्यादा नीचे का ग्रोथ होगा। इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मई 22 मई फवारे लगेंगे, माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर, ऑर्गेनिक मल्चिंग कुछ तो भी डालना पड़ेगा, लेकिन यील्ड आएगा। अगर आप आधा एकड़ में कर रहे हो, सीड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी करिए। उतना तो आप मैनेज करोगे ना, फवारे आपके पास होंगे, यील्ड आपको बहुत अच्छा आएगा। डबल का फर्क पड़ता है 10 मई और 10 जून। और क्या बोलूं मैं, यहां तक है। तो कॉस्टिंग अगर अपना सेम है और अगर अपन लेट कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर? अभी बीज आपको कैसे तैयार करना है? जो माहिम वैरायटी है, कॉम्पैक्ट, ये आपको लेना है। लगाने के लिए अच्छी वैरायटी है, तीखी वैरायटी है। वो जो प्लॉट है जहां से आप सीड परचेस कर रहे हैं, वो प्लॉट आपने जब उसका फोलिएज था, मतलब दिसंबर महीने तक विजिट करना चाहिए। विदाउट विजिट आप सीड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर उस प्लॉट में विल्ट है, आपके यहां पे कुछ भी डालिए, विल्ट कंट्रोल नहीं होगा, विल्ट कंट्रोल नहीं होगा।
जो भी शेड्यूल वो किसान ने पहले दिन से लास्ट तक फॉलो किया है, वो आपको देखना है और उसमें पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है ये चेक करना है। ये आपका सीड है और इसमें आपका ये जो इंटरनोड डिस्टेंस है ये बिल्कुल छोटा दिखता है आपको। पीजीआर इस्तेमाल करने के बाद ये आपका बढ़ेगा, यील्ड आपका 3-4 टन बढ़ेगा। लेकिन अभी अगर मुझे ये लेके लगाना है, इसको मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही अगर मेरा 30 ग्राम का है, 30 ग्राम में मुझे 12 टिलर्स निकलेंगे। यही पीजीआर वाला अगर 30 ग्राम का मैं ले लूंगा तो उसमें 8 ही होंगे और इसका यील्ड है नंबर ऑफ टिलर्स के ऊपर। कितने नंबर ऑफ टिलर्स आपके शुरू में आते हैं उतने वो मल्टीप्लाई होते चलते हैं। ये कंपाउंडिंग जैसा है, शुरू में एक ही आएगा तो उसी से लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 मिलेंगे। लेकिन 12 अगर आएंगे तो वो उतना होगा, 8 आएंगे तो वो उतना होगा। और दूसरा, ये जितना आपको कॉम्पैक्ट दिखता है विदाउट पीजीआर का, अगर पीजीआर इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर सकुलेंसी होती है और सकुलेंसी आपका विल्ट डिजीज लाने में मदद करेगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सीड में फंसी मत, फंसना नहीं आपको। और 20-25 ग्राम 30 ग्राम के छोटे छोटे पीसेस करके आपको इसको लगाना है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे अपन, लेकिन अगर आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो ऊपर जितना है उतना मरेगा। कोई भी सीड ट्रीटमेंट से अंदर कुछ भी नहीं मरता, अंदर कुछ भी नहीं मरता। अगर सीड से आया है तो वो आपके खेत में मल्टीप्लाई होगा और वो मरेगा और वहां से आपका बढ़ेगा आपके खेत में। तो प्लॉट विजिट मस्ट है, पीजीआर नहीं, विल्ट नहीं, ऐसा ही सीड आपको लेना है, ऐसा ही सीड आपको लेना है। मेरे प्लॉट में मैं पीजीआर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं हमेशा 100% सीड को बेचता हूं। और मेरे यहां से जो भी सीड लेके जाते हैं 2 रुपए में ज्यादा लेता हूं, क्योंकि यील्ड मेरा कम रहता है। पीजीआर इस्तेमाल करूंगा तो 3-4 टन मेरा ज्यादा आएगा, तो मुझे कम रेट में बेचा तो भी मेरे को परवड़ेगा। लेकिन एक जो काम ओनियन में और जिंजर में हम कर रहे हैं कि सीड अच्छा जाना चाहिए, और मैं जिनको मेरे यहां से सीड गया है उनको ये प्रैक्टिसेस मैं देता हूं ताकि आप भी अच्छा प्लॉट डेवलप करिए। उस टाइम वेबिनार करते समय मैं नाम दे दूंगा कि इनके यहाँ पे जाके प्लॉट देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि इनका प्लॉट जाके देख लीजिए। अगर विल्ट नहीं होगा, वैरायटी एक नंबर है और उन्होंने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपना जैसे है वैसा ही किया है, तो आप इन्हीं से सीड ले लीजिए। 2 रुपए आपको महंगा आएगा तो चलेगा। आज के तारीख में 8 मई को कोई ये वेबिनार देख के बोलेगा कि मुझे भी जिंजर की खेती करना है, और बहुत सारे लोग मार्केट में पड़े हैं कि मेरे यहाँ पे भी सीड है, मेरे यहाँ पे भी सीड है, नया आदमी के पास आप जाओगे, उसकी नीतिमत्ता आपको पता नहीं है और 2 रुपए सस्ते में आपको मिलेगा, आप फंसेंगे।
आधा एकड़ ही लगाइए पहले साल, 10 गुंठा ही लगाइए पहले साल, सीड खुद का तैयार करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सीड खुद का तैयार करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए। इसके अंदर कोई ग्रेडिंग नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट खेत से ही आता है। तो बहुत सारे चांसेस निमेटोड आने के, बहुत सारे चांसेस विल्ट आने के इसी से होते हैं। एक बार विल्ट आपके खेत में आ गया, बीटी गोरे भी कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सीड खुद का तैयार करिए। 200-500 किलो इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरे से लेके जाइए, 20 गुंठा 10 गुंठा लगाइए, उसी से आपका सीड तैयार करिए और फिर आप उसको ही मल्टीप्लाई करते चलिए, मल्टीप्लाई करते चलिए। और अगर आप अच्छा सीड प्रोडक्शन करोगे, मैं भी आपको मदद करूंगा और वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। जो लोग आज फंसते हैं वो नहीं फंसेंगे, 2 रुपए अपने को भी मिलेंगे और अपन अच्छा सीड लोगों को देंगे, विदाउट पीजीआर का, विदाउट विल्ट का, ओरिजिनल वैरायटी का। क्लियर? सीड के बारे में ज्यादा सतर्क आपको रहना है। अभी आपको 2 टंकी बनाना है, ये देख लीजिए। 2 टंकी ऑटोमेटिकली होती है, ये 200 लीटर का ब्लू कलर का है और इसको आधा कट करना है, एक इधर रखना, एक इधर रखना। सीड आपने अच्छा अच्छा निकाल लिया, थोड़ा बहुत खराब होता है वो निकाल के उधर ही फेंक देना है, छोटा रहता है वो आता ही है, टन भर सीड लगता है आपका, 1 टन, तो उसमें थोड़ा बहुत आता है, उसको निकाल देना। फिर 2 ml पर लीटर हुआ सान पहले टंकी में, और दूसरे टंकी में लांसप्रो सॉइल 5 ग्राम प्लस रीस्टार्टर 5 ग्राम। दूसरे टंकी में आपने हुआ सान का सॉल्यूशन है, उसके अंदर वो डाल दिया, वहां से उसको उठाया, बाहर रख दिया, थोड़ा देर 10-15 मिनट सूखने के बाद फिर आप लांसप्रो सॉइल और रिस्टार्टर में उसको डाल दीजिए। तुरंत नहीं डालना, क्योंकि वह सान का पानी इसमें जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे। सूखने के बाद बोल रहा हूं मैं, जितना भी ऊपर सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मार देगा। हुआ सान ये सरफेस सैनिटाइजर है, वो मार देगा। और फिर आपको इधर डुबोना है। क्लियर? ग्रुप के ऊपर ये कंपनियों के नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसको फोन करके कहां पे अवेलेबल है, मेरे पास तो नहीं है, कहां पे अवेलेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। 900 kg से 1 टन तक ये लगेगा सीड। ऐसे आपको सीड रखना है जाके, और फिर इसके अंदर ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ऐसे इसके अंदर आपको ये रखना है। बहुत ही हड़बड़ी होती है, बारिश आने की समस्या, ये वो सब कुछ होता है, उसमें आपको ये ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। फिर आपको पहला पानी जो है, पहला पानी लेटरल बढ़िया डाल के, 2 लेटरल डालना है। मिट्टी अगर आपकी लाइट सॉइल है, अगर आपकी मिट्टी डीप सॉइल है तो 1 लेटर डाला तो भी चलेगा। पानी जहाँ पे ऐसा फैलता है वो 1 लेटर चलेगी, पानी सीधा ऐसे जाता है 2 लेटर चाहिए। तो पहले पानी के साथ में लांसप्रो सॉइल 500 ग्राम प्लस रीस्टार्टर 1 किलो प्रति एकड़ आपको मिट्टी में चलाना है। पानी दे दिया, फिर आपको 17, 18, 19 दिन 20 दिन तक शांत रहना है। सिर्फ वहां पे खरपतवार आएगा, उसको कंट्रोल करना है। वीडीसाइड का एप्लीकेशन अपने को करना है, वो कौन सा करना है इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वेबिनार में बात करूंगा, नेक्स्ट वेबिनार में बात करूंगा। अभी चार्ट में आपको लिंक आएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आपको आसाद शेख जी, ओनियन वाले खेत पे लगा सकते हो आप, लेकिन ओनियन में विल्ट नहीं चाहिए। ओनियन अगर मरे होंगे या सड़े हुए प्याज वहीं पे पड़े होंगे
तो आपके यहाँ पे विल्ट आएगा। और ओनियन आपका निकला है अप्रैल में, तो आपका तपेगी नहीं, वो मिट्टी तपेगी नहीं। हाँ, और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब पे जाके व्हाट्सएप का लिंक आया है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। वहीं पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। मेरा बर्थडे भी आएगा तो भी विश नहीं करना, किसी को भी विश नहीं करना, नागपंचमी की शुभेच्छा ये वो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, जिंजर की खेती। नो सुशांत जी, नो। कॉपर, वैभव जी, कभी भी कॉपर को मिट्टी में नहीं डालना। कॉपर क्यूप्रोसाइन रिलीज करके सबको मार देता है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन लिखने से पहले आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। मल्चिंग नहीं कर सकते कुणाल जी, क्योंकि मल्चिंग अगर करोगे तो ऊपर मिट्टी कैसे डालोगे। मिट्टी नहीं बेने पे, नहीं समझा मैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ये साम्राज्य अपने को जो गलतियां करते हैं ना वो सिर्फ नहीं करना है, यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्मेटिक एग्रीकल्चर की तरफ लोग जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को ही भूल गए, तो वो नहीं होना चाहिए। वही काम फार्म डीएसएस के माध्यम से हम करते हैं। यस योगिता जी, शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव, शॉर्ट ही रहेगा ये, क्योंकि एक महीने के बाद, एक महीने के बाद, क्योंकि एक ही साथ अगर पूरा दे दूंगा तो भूल जाएंगे बहुत सारे लोग, इसलिए धीरे 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 अपन जाएंगे आगे। बिल्कुल नहीं वैभव जी, ब्लू कॉपर अगर आप डुबा के लगाएंगे तो सीड ट्रीटमेंट आप बायो फर्टिलाइजर का नहीं कर सकते। संतोष जी, चार्ट में ग्रुप का लिंक आया है, वो क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। ओके चलिए, अभी जो भी प्रश्न है आपके, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। 10:30 बजे अपन खत्म करते हैं, 10:30 बजे। बिल्कुल करण कदम जी, पहले पूरा खेत गीला करके लेना है और बाद में ही आपको वो सीड रख के मिट्टी से ढक देना है। पंकज जी थैंक यू। कोई अगर प्रश्न होंगे तो पूछिए, मैं यहाँ पे बैठा हूं। सुनील चितोड़े जी, उसका वेबिनार होगा। कुणाल चौहान जी, मैं एक काम कर सकता हूं, कंपनी का नंबर आपको दे सकता हूं, वो आपको अवेलेबल करवा के देंगे। लेकिन हुआ आसान, हुआ आसान ये वर्ल्ड वाइड, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि इंडिया का, पूरे विश्व में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक नंबर का ब्रांड है। रोम टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है बेल्जियम की,
वहां से बॉटल पैक करके इंडिया में आता है। हर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआसा नहीं होता। आधे कीमत में बहुत सारे मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लेकिन रिजल्ट, क्रॉप सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, ब्लास्ट होना, ये सब चीजें वो प्रोडक्ट में होती है। इसीलिए जो द बेस्ट ब्रांड है वही मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छा यील्ड लेना है, क्वालिटी यील्ड लेना है, क्वालिटी प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉस्ट ज्यादा नहीं जाती। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, नंबर दे दिया है हुआसन का। यस सुनील जी, मुझे पता है, लेकिन आप लिखते हो होस्ट एंड पैनलिस्ट को, एवरीवन को करके लिखेंगे तो बाकी सब लोगों को पता चल जाता है वो। महेश जी, ट्राइकोडर्मा विरिडी अपने को ड्रिप से देना है आगे। ये जो फूस्टिन रिच, सॉरी लांस प्रो सॉइल जो मैंने बोला है, उसी से वो ऑटोमेटिकली खेत में ग्रो करेगा। बबलू पाटीदार जी, प्याज का हार्वेस्टिंग डे अपने खेत में हुआ है। ₹4.5 फीट अच्छा है वैभव जी। करण जी, मैं तो ऑर्गेनिक करता हूं, बायोलॉजिकल करता हूं, मैं केमिकल नहीं इस्तेमाल करता। मोहिन राठौड़ जी, जो आपने प्रश्न पूछा है कि रिपीट करना है 3 बायो फर्टिलाइजर्स को, देखिए मैंने 3 प्रोडक्ट बोले हैं। एक 33 कोटी कैनबाइसिस का प्रोडक्ट है, वो 200 किलो, ग्रीन हार्वेस्ट स्पेशल 200 किलो, और अर्गो स्ट्रॉन्ग 200 किलो। ये तीनों में से कोई भी एक आपको बेसल डोज में डालना है। ये तीनों में से जो बेसल डोज में गया उसका काम हो गया। जब आप पहला अर्थिंग अप करोगे तो जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक जाएगा, और जो लास्ट वाला बच्चा है उसके अगले वाला जो अर्थिंग अप रहेगा उसमें वो जाएगा। ताकि एक अभी काम कर रहा है जहां पे आपका सीड है, जब आपके यहां पे मिट्टी ऊपर आएगी तो वहां पे आपको दूसरा काम करेगा, और वहां पे अगर तीसरा आएगा तो वो तीसरा ऊपर काम करेगा। मैंने पहले ही बोला कि ये जिंजर ऐसे ग्रो करता है, ऐसे ग्रो करता है, ऐसे नहीं करता। तो ऊपर की जो मिट्टी है उसके अंदर आपको बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये काम आएगा। क्लियर मोहिन जी? अगर क्लियर हुआ होगा तो लिखिए। नहीं रवि कुमार जी, अभी मेरे पास सीड नहीं है। कुणाल चौहान जी, सीड के साथ में मत डालिए, उसको रोटावेटर में मिक्स करिए, नहीं तो विल्ट बढ़ेगा। गेहूं मक्का का प्लॉट अगर होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं रवि कुमार जी, 40 टन प्रति एकड़ यील्ड पॉसिबल नहीं है जिंजर में। कभी भी नहीं, ऐसे सपने में कभी भी नहीं दिखाता। अगर कोई करता होगा तो उधर जाइए। हाँ, अगर आप मल्टी लेवल पे कर लिया, कंट्रोल्ड में कर लिया, पॉली हाउसेस में कर लिया, तो पॉसिबल है। लेकिन ओपन कल्टीवेशन की जो मैं बात करता हूं उसमें नहीं पॉसिबल।